हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको हम नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे नर्व का कंडक्शन होता है। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आप लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हमने पहली वीडियो दिया था जिसमें कि बताया कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम सीएनएस और पीएनएस से मिलकर बना है। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। पीएनएस के अंदर बताया कि नर्व का नेटवर्क होता है और वो नर्व सीएनएस के द्वारा ही आती है। बच्चों, नीट के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत इजी पेपर होते हैं। नीट निकालना बहुत ही आसान है। अब जैसे आप लोग देखो बायोलॉजी में ही है 90 क्वेश्चन है। अब लगभग हमारे पढ़ाए हुए करीब बच्चे 85 प्लस तो कर ही लेते हैं क्वेश्चन, और लगभग लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी को आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ें और उसको समझ के पढ़ें, एनालिटिकल वे में पढ़ें। ये नहीं कि खाली उसको रटें, रटने की जरूरत नहीं है। और ईमानदारी बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ ईमानदारी है, पेशेंस रखे रहिएगा, आप लोग सफलता जरूर मिलती है। लगे रहना पड़ता है। देखिए यहां पर यही होता है, जितना जो मेहनत किया, जितना जो लगा रहा, जितना जो सीरियस होकर के पढ़ा, वो जरूर सेलेक्ट हो जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो पढ़े हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं, और ऐसा होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे नर्व कंडक्शन के बारे में। बच्चों, नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि पूरा नर्व कंडक्शन में क्या डिपोलराइजेशन है, क्या रिपोलराइजेशन है, क्या सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, कैसे रेस्टिंग पोटेंशियल है, कैसे रिफ्रैक्टरी पीरियड किसको कहते हैं, किसको स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं, क्या सिनेप्टिक डिले है, क्या सिनेप्टिक फैटिग है, क्या सिनेप्स है ना, और कौन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है। न्यूरो में दो तरह के एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी कौन कौन है, तो आइए इनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा स्टिमुलस के बारे में। स्टिमुलस को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे बहुत बच्चे बैठे रहते, कान में लगा दिए, कूद पड़े, उछल पड़े, तो क्या है, उनके अंदर एक्साइटेशन हो गया। एक्साइट तो सेल ऐसी होती है हमारी बॉडी में, जैसे नर्व सेल हो गई और मसल सेल हो गई। अब जैसे जहां मान लो बाल काटते हो, नाखून काटते हो, दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है, क्योंकि वहां नर्व सेल नहीं है, वहां एक्साइटेशन नहीं है। बाकी जगह टच करते हैं, एक्साइटेशन मिला। तो कहने का मतलब कि मसल्स और नर्व सेल एक्साइटेबल सेल होती हैं। तो जिनको अगर टच किया जाए, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाए, और उस एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण उस सेल के अंदर फिजिको केमिकल चेंज हो जाए, फिजियोकेमिकल चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। तो जैसे कि फिजियोकेमिकल टच किया, केमिकल मतलब हो सकता है उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाए, हो सकता है उसके अंदर कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन फील हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस की मीनिंग अगर देखा जाए, उसका डिफिनेशन लिखा जाए, तो आप यही बताओगे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाइंग ऑन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल का मतलब मसल्स एंड नर्व सेल काज फिजियोकेमिकल चेंज। तो एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाइंग ऑन एक्साइटेबल सेल काज फिजियोकेमिकल चेंज कॉल्ड स्टिमुलस। अब जैसे आप मिमोसा प्यूडिका का नाम सुना होगा। मिमोसा प्यूडिका को कहते हैं टच मी नॉट, मतलब मुझे मत छू। हिंदी में कहते हैं छुई मुई, जहां छुए तहां मुई, मतलब छूने पर, टच करने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टच मी नॉट। इसका मतलब कि जहां उसको टच करते हैं उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। टर्गर प्रेशर कम होने से वो एक तरह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो उसी को कहते हैं टच मी नॉट, या उसी का नाम देते हैं मिमोसा प्यूडिका। तो यही आपको हमने बताया, नर्व कंडक्शन को हम इंपल्स कहते हैं। स्टिमुलस का मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जब किसी भी सेल को अप्लाई किया जाता है। अभी मत कर दो कि मसल पाई गई मिमोसा प्यूडिका, वो हम एनिमल सेल की बात की है, वहां नर्व सेल तो होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन के केस में बताया स्टिमुलस क्या है, तो एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी का है, जिसको टच करने पर उसमें क्या हो, एक्साइटेशन हो, वो फिजिको केमिकल रिस्पॉन्स दे, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। अब आता है सेकेंड, अब बात करते हैं इम्पल्स क्या है। देखो, इम्पल्स का मतलब एनी स्टिमुलस अप्लाई ऑन एक्साइटेबल सेल काज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो अगर उससे इलेक्ट्रिकल, जैसे हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आप देखते हो
करंट फ्लो जो होती है तो प्लस और एक माइनस, ये दो चार्ज होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर भी नर्व के अंदर आउटर सरफेस जो होती है एक्सोलेमा की, वहां पॉजिटिवली चार्ज दिखा गया है और इनर सरफेस पर निगेटिवली चार्ज ये पाया जाता है। यहाँ भी करंट फ्लो का होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे नर्व कंडक्शन को ही हम इंपल्स कहते हैं, तो नर्व कंडक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया जाए, कोई एनर्जी दिया जाए, तो अगर एक्साइटेबल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज हो तो उसको कहते हैं स्टिमुलस, आप फिजियोकेमिकल चेंज हो तो स्टिमुलस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को इंपल्स, और फिजियोकेमिकल चेंज को स्टिमुलस कहा जाता है। तो इसी इंपल्स को हम लोग नर्व कंडक्शन भी कहते हैं। अब जैसे देखिए एक आता है सिनेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिनेप्स क्या है? तो आप लोग देखिए जब दो डिफरेंट नर्व को जोड़ दो, इसका मतलब कि दो डिफरेंट नर्व को जोड़ देंगे तो दो डिफरेंट नर्व के जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स शब्द का सबसे पहले नाम देखिए लिखा सर चार्ल्स सैरिंगटन, जो कि सबसे पहले सिनेप्स शब्द का नाम दिए थे। टर्म सिनेप्स सबसे पहले चार्ल्स सैरिंगटन ने दिया है। सिनेप्स का मीनिंग क्या बताया? यही बताया कि ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट क्या नर्व, जिसमें एक नर्व का एक्जान है तो दूसरे नर्व का डेंड्रान हो, उसी को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। या ही कह सकते हो कि ज्वाइनिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब एक्जान और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का मतलब डेंड्रॉन की ब्रांच, उसी को एक देखिए सिनेप्स कहा जाता है। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है, तो गैप बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल में दूरी कम होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है। इलेक्ट्रिकल फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल हम लोगों के बॉडी में रेयर होता है, और जो केमिकल होता है उसमें स्पेस ज्यादा होता है। और देखिए जैसा कि बताया इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में 0.2 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है, और जो केमिकल सिनेप्स होता है उसमें 20 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है। और जब दूरी कम होगी इंपल्स जल्दी होगा, और अगर दूरी ज्यादा होगी इंपल्स धीरे धीरे होगा। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्टर होगा, रेयर होता है ह्यूमन बॉडी में। और मोस्ट न्यूरोट्रांसमीटर अगर सब्सटेंस की बात किया जाए उसको एसिटिलकोलिन कहते हैं। एसिटिलकोलिन को देखिए तोड़ने वाला जो एंजाइम होता है, पूछा गया क्वेश्चन, एसिटिलकोलिन स्टरेज होता है, और उसके वजह से एसिटिलकोलिन टूटेगा तो एसिटिक एसिड और कोलिक एसिड बनाता है। तो ये अच्छा पॉइंट याद रख लेना, नीट में कोई पूछ लिया जाता है कि एसिटिलकोलिन को तोड़ने वाला कौन एंजाइम है? एसिटिलकोलिन स्टरेज। बच्चों इसके बाद आप देखेंगे, ये हम सिनेप्स के बारे में बता दे रहे हैं आपको, फिर से एक बार फिर देख लो। इसको कहते हैं ब्रांच ऑफ एक्सॉन। ये ब्रांच है किसका? एक्सॉन का। तो जो एक्सॉन की ब्रांच ये बनाई, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक बटन या सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। इनका नाम होगा सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं सिनेप्टिक वेसिकल कहलाती हैं, और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये सब्सटेंस भरा होता है, उसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। और ये मेम्ब्रेन किसकी है? ब्रांच ऑफ एक्सॉन है, तो ये मेम्ब्रेन है ब्रांच ऑफ, इसको बोलेंगे डेंड्रॉन, ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन। तो देखिए डेंड्रॉन की ब्रांच, एक्सॉन की ब्रांच, इसी को हम लोग एक तरह से दूसरा इसका नाम इसका दे सकते हो, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसको बोलेंगे क्या? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दूरी, इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्या है? क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच की दूरी का नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो यहाँ क्या समझा आपने? एक्सॉन जब टर्मिनेट करेगा तो उससे बनेगा क्या? एक्सॉन के टर्मिनेट होने से बनेगा टीलोडेंड्रॉन, और टीलोडेंड्रॉन के द्वारा ये बनेगा सिनेप्टिक क्या होगा? नॉब बनेगा, सिनेप्टिक नॉब। और सिनेप्टिक नॉब के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? सिनेप्टिक वेसिकल। याद करो, मतलब कि एक्सॉन टर्मिनेट टू फॉर्म टीलोडेंड्रॉन, टीलोडेंड्रॉन स्वेल टू फॉर्म सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब कंटेन्स सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटिलकोलिन। अब इधर देखिए ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन की ब्रांच पर ये प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और डेंड्रॉन के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल नहीं पाई जाती है। एक नीट में देखो अच्छा क्वेश्चन हो गया कि अगर रिसेप्टर को हटा देंगे तो क्या होगा?
तो बताएंगे कि इंपल्स एक्जान से डेंड्रान में नहीं जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर जो प्रोटीन होती हैं ये एसिटिलकोलिन जब यहां से रिलीज होगा तब इससे टच करेगा तो ये भी डीपोलराइज हो जाएंगी, तो इंपल्स आगे बढ़ेगा एक्जान से डेंड्रान की तरफ। लेकिन अगर वो हटा दिया जाए, रिसेप्टर प्रोटीन को हटा दिया जाए तो इंपल्स नहीं होगा। देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए बढ़िया। एक बताया कि रिसेप्टर को हटा देंगे तो क्या होगा, तो ये बता देना कि रिसेप्टर को हटा देंगे तो इंपल्स जनरेट नहीं होगा। और दूसरा बता दिए एसिटिलकोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम एसिटिलकोलिन एस्टरेज। और सिनेप्स क्या बताया, 2 डिफरेंट नर्व के जुड़ने को बताया, एक्जान और डेंड्रॉन। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या बताया, दोनों के मेम्ब्रेन के बीच का गैप। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितने प्रकार का, 2, एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल। देखो कितना आसान हो गया। इलेक्ट्रिकल बहुत रेयर होता है, दूरी कम होती है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, फास्ट होता है। केमिकल क्या होता है, वो स्लो होता है। अब केमिकल में मेन किसका रोल है, तो एसिटिलकोलिन का है। इसके बाद अब आप देखो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की मेन बात करूं तो जैसे देखो कोई एक्जान होता है तो एक्जान के बाहर की जो लेयर होती है उसको एक्सोलेमा कहते हैं। वो एक्सोलेमा के ऊपर जगह जगह माइलिन शीट पाया जाता है। माइलिन शीट फास्फोलिपिड की बनी होती है, उनको स्वान सेल के द्वारा निकलती है। भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्वान सेल के द्वारा माइलिन शीट बनता है। और माइलिन शीट जहां है वहां सोडियम पोटेशियम का कंडक्शन नहीं होगा, वो पैकेजिंग का काम करता है। वो एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन जाने से रोकने का काम करता है। और जहां नोड ऑफ एम्बियर वहीं जगह नर्व का कंडक्शन होता है, उसी जगह सोडियम पोटेशियम का एंट्री होता है। तो आप लोग देखिएगा जो एक सेल होती है एक्जाम के बाहर एक्सोलेमा, एक्सोलेमा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहा गया और मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा गया। तो जो आप देख रहे एक्सोलेमा, इसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये ईसीएफ आईसीएफ, ये 2 तरह के फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर ये नीट में देखते हुए क्वेश्चन पूछा है, सोडियम ज्यादा है कि पोटेशियम, ये क्वेश्चन आता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन केटायन ज्यादा है, तो आंसर होगा पोटेशियम ज्यादा होता है, पोटेशियम पाया जाता है। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कितना अमाउंट है, 150 मिलीमोल पर लीटर। ये सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम और अंदर इंट्रा में पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम। इसका मतलब इंपल्स जब भी जाएगा तो आप आगे चल के बताएंगे अभी कि इंपल्स का डायरेक्शन एक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। नर्व कंडक्शन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक्जान से डेंड्रान की तरफ होता है। अब जैसे देखो आप यहां पे 3 बातें याद रखें, 2 बातें, एक होता है रेस्टिंग कंडीशन और एक होता है एक्शन कंडीशन। इंपल्स में जो रेस्टिंग की बात आती है तो रेस्टिंग को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम चैनल बंद रहती है। जब सोडियम पोटेशियम चैनल बंद होंगे तो वहां पर कोई नर्व का कंडक्शन नहीं होता है। तो उस समय उसकी वैल्यू कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट नर्व सेल के लिए होती है। हार्ट की बात करोगे, कार्डियक मसल की वैल्यू -90 मिलीवोल्ट होती है और आरबीसी के लिए -10 मिलीवोल्ट कहते हो। स्केलेटल मसल की वैल्यू -100 मिलीवोल्ट है। नीट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, 70 मिलीवोल्ट होती है नर्व सेल का ये वैल्यू रेस्टिंग पोटेंशियल का। तो रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या निकला कि आउटर सरफेस जो मेम्ब्रेन की होगी पॉजिटिवली चार्ज, यानी बोथ आउटर सरफेस पॉजिटिवली एंड बोथ इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज होती है। इसका मतलब ये याद रखना कि आउटर में पॉजिटिवली, इनर में नेगेटिवली चार्ज ये पाया जाता है। तो इस समय सोडियम पोटेशियम चैनल जो होगा ये बंद होगा, यहां पर कोई भी नर्व का कंडक्शन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है थी। और इसकी वैल्यू कितनी थी, यहां देखो 3 क्वेश्चन याद रखना। फिर बताया यहां कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या है कि रेस्टिंग पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, इधर भी पॉजिटिव निगेटिव, तो मैंने बार बार प्लस प्लस, अंदर अंदर माइनस, इसीलिए उसको कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। इस समय सोडियम पोटेशियम चैनल बंद होगा, नर्व का कंडक्शन नहीं होगा। अब आता है देखिए सेकंड, जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में 2 टर्म पढ़ोगे, एक डीपोलराइजेशन और एक रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को मेन कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जब कोई स्टिमुलस, जब इसको दिया जाएगा, जब नर्व सेल को कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो उस समय 3 सोडियम अंदर आएंगे, 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे। इस समय जब सोडियम अंदर आना, देखिए पोटेशियम के आने जाने से नर्व कंडक्शन नहीं बात करेंगे, मेन सोडियम की बात होती है। अगर सोडियम अंदर आया तो समझ लीजिए डीपोलराइजेशन,
और सोडियम जो अंदर गया था वही फिर से बाहर आया, तो उसको समझिए रीपोलराइजेशन, या उसी को कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। बहुत बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि क्यों बाहर प्लस हो गया, माने निगेटिव चार्ज हो जा गया और नीचे इनर मेम्ब्रेन में पॉजिटिव हो गया। तो देखो ध्यान दो कि जैसे कोई ये मेम्ब्रेन है, मान लीजिए अगर इधर से स्टिमुलस दिया गया प्लस प्लस इधर है बाहर और इधर माइनस माइनस चार्ज रहता है, तो जब हम स्टिमुलस देंगे इसको अगर, तो स्टिमुलस देने पर होगा क्या कि जो आउटर मेम्ब्रेन होगी सोडियम होगा अंदर आएंगे। कितने सोडियम अंदर आएंगे? 3 आएंगे, इधर से भी दोनों साइड में। अब कितने पोटेशियम अंदर जाएंगे? 2 जाएंगे। इसका मतलब कि सोडियम यहाँ कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है। पोटेशियम यहाँ 1 कम हो गया, इसका मतलब कि बाहर 1 कम हो गया और अंदर ये क्या हो गया? 1 ज्यादा हो गया। इसलिए अंदर हो गया, बाहर हो गया माइनस, अंदर हो गया पॉजिटिव, प्लस प्लस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीपोलराइजेशन के समय आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और इनर सरफेस पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 40 मिली वोल्ट होती है। प्लस 30 से प्लस 40 मिली वोल्ट याद रखना। अगर रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू -70 मिली वोल्ट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डीपोलराइजेशन के समय वैल्यू कितनी हो गई? तो +30 से +40 मिली वोल्ट हो गई। अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम स्टिमुलस। कोई देने पर अगर नर्व में कंडक्शन शुरू हो जाए, एक्साइटेशन शुरू हो जाए, उस वैल्यू को कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू -50 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट होती है। जैसे पोटेंशियल डिफर फ्रॉम -50 मिली वोल्ट से 0 पर आया, देखिए 0 पर, 0 से फिर वो पहुंच गया कहां? +40 मिली वोल्ट, तो उसको कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। इस कंडीशन में सोडियम वो जो चैनल ओपन रहेगा बट पोटेशियम गेट रिमेन क्या है? क्लोज रहेगा। अब आता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में देखो 2 कंडीशन है। मैंने रीपोलराइजेशन का मेन मतलब याद रखिएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम अंदर आ गया था उस सोडियम को भेजना होगा बाहर, और जो पोटेशियम बाहर गया था वो पोटेशियम आएगा अंदर। तो इसके लिए जरूरत पड़ती है एटीपी, मतलब ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हो रहा है। क्यों अगेंस्ट? क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम को बाहर से अंदर से बाहर भेजना है और पोटेशियम बाहर से अंदर आना है, तो कंसंट्रेशन के क्या है? अगेंस्ट हुआ, इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से जाना जाता है, याद रखना। तो अभी जो फर्स्ट फेज होगा तो उस समय सोडियम जो होगा ये क्लोज रहेगा लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन रहेगा। बाद में फिर आउटर सरफेस पे जो है पोटेशियम चला जाएगा और वहां पॉजिटिवली हो गया और इनर सरफेस पर नेगेटिवली चार्ज बता दिया। तो ये पढ़ना, सोडियम पोटेशियम पंप अगेन एक्टिव होगा जब, तो उस समय आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो फिर से रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन कर लेगा। तो कुल मिला के ये पढ़ना होगा कि अगर डीपोलराइजेशन है तो सोडियम अंदर आएगा, और जब रीपोलराइजेशन होगा तो पोटेशियम सोडियम अंदर से बाहर जाएगा। डीपोलराइजेशन में एटीपी लॉस नहीं होता है और रीपोलराइजेशन में एटीपी लॉस होता है। अब इसके बाद ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैसे इसका कंडक्शन हो रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ सोडियम जब अंदर आएगा तो इनर सरफेस पॉजिटिवली होंगी, आउटर क्या होंगी? नेगेटिवली हो जाएंगी दोनों साइड में। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो जब ये डीपोलराइजेशन हुआ उस समय बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज, तो जो करंट फ्लो होगी देखिए यहाँ प्लस से इधर की तरफ आ रही है और इसमें करंट फ्लो इधर से इधर जा रही है। तो ये बात को याद रखना कि फ्लो ऑफ करंट आउटर सरफेस में क्या होगा? B to A, और इनर सरफेस में A to B, ये मूवमेंट होता है करंट का। इसके बाद आता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब ये हुआ ये टाइम लगा, ड्यूरेशन लगा किसके बीच में? डीपोलराइज और रिपोलराइज के बीच के समय को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये 1 मिली सेकेंड होता है या 1/1000 सेकेंड इसको बोला जाता है। अब आता है टर्म सिनेप्टिक डिले। इसका मीनिंग ये हुआ टाइम टेकन इन फ्लक्स। जब पोटेशियम सोडियम में कैल्शियम आयन अंदर आया, जब कैल्शियम अंदर आया तो सिनेप्टिक वेसिकल क्या हो गई? रप्चर कर गई। सिनेप्टिक वेसिकल के रप्चर होने से एसिटिल कोलिन निकल के सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चला गया और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाकर के वो जो पोस्ट मेम्ब्रेन है उसके रिसेप्टर से बाइंड कर गया, तो वो डीपोलराइज हो गया तो इंपल्स आगे जनरेट हुआ। अगर मान लो बाइंड न करे
उसमें पहुंच ना पाए, उसमें डिले हो जाए टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक डिले। मतलब कि बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विथ रिसेप्टर वो डिले हो, उसको हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं। अब एक टर्म आता है सिनेप्टिक फैटिग, तो इसमें होता है एग्जॉस्ट ऑफ एसिटिलकोलिन। ये भी आता है कि इट इज डिपेंड व्हेन एसिटिलकोलिन एग्जॉस्ट दिस इंपल्स कैन नॉट बी ट्रांसमिट, तब इंपल्स ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब क्लेफ्ट, सिनेप्टिक फैटिग और ये क्या था सिनेप्टिक डिले, ये जरूर तीनों वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद वेलोसिटी इंपल्स का कैसे डिपेंड करती है, तो देखिए एक तो बात ये है कि जो माइलेंसी जिस पर होगा उस पर इंपल्स तेजी से होता है। जैसे कि हम लोगों के केस में देखा जाए, जो माइलिनेटेड होता है मतलब ह्यूमन के अंदर नर्व कंडक्शन जो होता है 130 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है, और मेढक में 30 मीटर पर सेकेंड होता है माइलिनेटेड में। अगर ये नॉन माइलिनेटेड होता है तो उसमें इंपल्स धीरे धीरे होता है। इसका मतलब कि माइलिनेटेड में इंपल्स नॉन माइलिनेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यानी इंपल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइलिनेटेड फाइबर। अब दूसरा होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इंपल्स की वेलोसिटी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सिनेप्टिक क्लेफ्ट छोटा है तो इंपल्स क्या होगा, फास्ट होगा। अगर वो बड़ा है टाइम लगेगा तो इंपल्स स्लो होगा। फिर आता है डायमीटर या एरिया ऑफ नर्व फाइबर। अगर एक नर्व फाइबर का डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो इसमें आयन ज्यादा आएंगे, इसका मतलब डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पढ़ लेना। उसके बाद एक लास्ट में आपको ये बता दे रहे हैं कि जो केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्साइटेटरी होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं। तो जो एक्साइटेटरी होते हैं उसके अंदर एसिटिलकोलिन है, नॉरएड्रेनालिन है, एड्रेनालिन है और सेरोटोनिन आता है। और जो न्यूरो इनहिबिटरी हैं उनके अंदर इनहिबिटरी के अंदर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और ग्लाइसिन आता है। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने बस इतना ही याद रखिएगा कि नर्व कंडक्शन को हम लोग इंपल्स कहते हैं। एक होता है डिपोलराइजेशन, उसका मतलब एक्शन पोटेंशियल। डिपोलराइजेशन के समय 3 सोडियम अंदर जाते हैं और 2 पोटेशियम बाहर आते हैं बिना एटीपी के लॉस। रिपोलराइजेशन के समय जो सोडियम अंदर गया था वो बाहर आएगा और जो पोटेशियम बाहर गया था वो अंदर आएगा। और इनके बीच के इनका जो रिपोलराइजेशन के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, और वो 1 मिलीसेकेंड होता है। इस तरह से आप लोग ये वीडियो को देखा, आपने इसको अच्छा से पढ़िए। नया अगला वीडियो हम आपको ब्रेन के बारे में बताएंगे, ब्रेन के पार्ट, ब्रेन क्या क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, ब्रेन में कैसा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है, कैसा डीऑक्सीडेटेड है, कौन नर्व ले जा रहे हैं। तो अगले वीडियो में आपको इसको बताएंगे। इस तरह से भैया थैंक्स।